हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड द स्टेट ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज़ यूनिट 2.1। ठीक है, जिसमें सॉवरेनिटी के ऊपर ये पूरा यूनिट था। हम लोगों ने अलग से ये यूनिट इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से आए हैं, तो इसलिए हमने इसका अलग से यूनिट बनाया है। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कमेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सॉवरेनिटी। 2006 का एक क्वेश्चन है जिसमें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर, उसके बारे में पूछा गया है। तो अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट्स इसमें आ जाते हैं, जैसे आपके पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट, ये सारे इम्पैक्ट्स हैं, ये डिस्कस होंगे इस टॉपिक में। एंड आफ्टर दैट 2010 का एक क्वेश्चन है मॉडर्न नेशन स्टेट का, दैट डू यू थिंक दैट मॉडर्न नेशन स्टेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर 2011 का क्वेश्चन आया एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट के ऊपर। 2016 में क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ न्यू लिबरलिज्म, ये कोट किया हुआ है, तो ये 2016 का भी रीसेंट क्वेश्चन है। तो काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं इस टॉपिक से और क्वेश्चंस बार बार पूछे भी जा रहे हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब PSIR ऑप्शनल कोर्स दो तरीके से हमने डिवाइड किया है, एक बेसिक लेक्चर्स और एक एडवांस लेक्चर्स। बेसिक लेक्चर्स यूट्यूब पर फ्री रहेंगे और एडवांस लेक्चर्स फुल कोर्स का पार्ट है जो कि पेड रहेंगे, और वो आप वेबसाइट पे जाके फुल कोर्स आप देख सकते हो। तो फ्री लेक्चर्स में जो आपके बेसिक लेक्चर्स है उसमें हम लोग पहला ये जो क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट सॉवरेनिटी, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बाकी के ये तीनों टॉपिक्स एडवांस लेक्चर्स का पार्ट होंगे। ठीक है, तो आपकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑल्दो बेसिक लेक्चर से भी हो जाएगी, बट हाँ, अगर आपको पूरा ही टॉपिक पढ़ना है और अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप देख सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है synopsisias.in, यहाँ पर आप जाओगे, ऑप्शनल क्लासरूम कोर्स आप विज़िट कर सकते हो। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ देखो प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेंगे, तो अभी ऑप्शनल क्लासरूम कोर्स आप विज़िट कर सकते हो, ये आपका पोर्टल है, और 21, 22, 23 जिसके लिए भी आपको चाहिए आप ले सकते हो यहाँ पर। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर। तो ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो कि आज के जो कंटेम्प्रेरी फिनोमेना है हमारे टाइम का, उसको डिस्क्राइब करती है। तो ये ऐसा कंटेम्प्रेरी फिनोमेना है, आज के टाइम का ऐसा फिनोमेना है जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, जिसमें अलग अलग आइडियाज़ आप देखोगे। ठीक है, अलग अलग प्रैक्टिसेस देखेंगे, हम टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के माध्यम से हम देख पाते हैं, तो थ्रू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इन सब के माध्यम से अलग अलग आइडियाज़ हमारे होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ से हुआ क्या है कि पूरा जो ह्यूमन और आपका स्टेट एग्जिस्टेंस के जितने भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन सारे ही इश्यूज़ का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया है काफ़ी इश्यूज़ का। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट्स को लिबरलाइज़ कर दिया गया है, सिर्फ लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट्स नहीं हो रहा है, बल्कि काफ़ी केसेस में ऑल्दो है भी, बट सिर्फ लिबरलाइजेशन ऑफ मार्केट्स की बात नहीं है, बाकी आइडियाज़, प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हर एक चीज़ का लिबरलाइजेशन हो रहा है। अब एक हमारे फिलोसोफर हैं एंथनी गिडन्स, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी बेसिकली इस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए, कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में जो सोशल रिलेशंस चलते आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग लोकेलिटीज़ भी एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी, मान लो अभी दिल्ली में कोई भी चीज़ हो रही है ना, ठीक है, जो भी दिल्ली की लोकेलिटी में एक चीज़ हो रही है, तो हो सकता है कि वो आपकी, मान लो नॉर्वे की लोकेलिटी की एक चीज़ को इन्फ्लुएंस कर दे। तो ये चीज़ है, मतलब इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस हो गई है कि जो भी लोकल हैपनिंग्स हो रही हैं एक जगह पर, तो वो बहुत दूर की कोई एक और जगह के जितने भी इवेंट्स हैं उसको शेप कर सकती हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। ये पावर है इंटरनेशनलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, तो इससे ये भी इन्वॉल्व करता है ये कि कैसे हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं सबकी लोकलनेस को। तो ये सब चीज़ें जो है, इसी वजह से हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन एज अ होल एक काफ़ी
पावरफुल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल इम्प्लीकेशंस लेके आता है सॉवरेनिटी के। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड द नेशन स्टेट, इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना था। और सिंस ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अब इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो जो मार्केट्स हैं आपकी, या फिनेंस है, गुड्स हैं, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हो गई, और जितने भी नेटवर्क्स हैं जो कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस होती हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की। ऑल्दो जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम है वो पूरा इंटरनेशनल ही है, और जो उसका एक्सटेंट है और जो डिग्री है ट्रेड करने की या इन्वेस्टमेंट करने की, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हम कह सकते हैं कि अभी रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट डेकेड्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन वो ऐसे ही बढ़ा है। और एक और रीज़न है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बढ़ने का कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री जब से आई है, और जैसे ही आईटी इंडस्ट्री आने के बाद मनी का मूवमेंट जितना ज़्यादा हो गया, पैसा जितना ज़्यादा मूव करने लगा है वर्ल्ड में, तो उस वजह से भी आप कह सकते हो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि जो मार्केट की एबिलिटी है कि वो पैसे को एक जगह से, वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने में पुश कर देता है बिल्कुल, तो उसने पॉलिसी मेकिंग के रूल्स ही बिल्कुल ही बदल दिए हैं, जिससे इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो बिल्कुल ही मार्केट फोर्सेस के हाथ में पहुंच गई है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी लेकर के आता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये शेप करता है। और यहाँ पर ये कहा गया है देखो कि इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन ने ऐसी मोनोपोली बिल्ड की है जहाँ पर जो क्लास कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जो कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा डोमिनेट की जाती है। और स्पेसिफिकली कौन से ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा, जो कि आपकी ग्लोबल नॉर्थ के ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। और ग्लोबल नॉर्थ के जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो डोमिनेट करते हैं ग्लोबल साउथ के ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस को, और सारी प्रेसिडेंट्स यही ले लेते हैं ग्लोबल नॉर्थ के ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन और इन्हीं की इकोनॉमी। और ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज इसी वजह से काफ़ी बुरी हालत में रहती हैं। ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ बेसिकली वो होती हैं, ग्लोबल नॉर्थ हम उन कंट्रीज़ को कहते हैं जो कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड होती हैं, जैसे कि यूएसए है, यूके है। ठीक है, यूएसए, यूके है, कनाडा है, और आपकी जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हो गए, इनफैक्ट एशिया के भी जो कुछ डेवलप्ड पार्ट्स हैं उन सबको कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल सदर्न कंट्रीज़ वो होती हैं जो कि इकोनॉमिकली थोड़ी सी कम डेवलप्ड होती हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया या फिर एशिया की भी कुछ पार्ट्स हो गए, तो ये कंट्रीज़ थोड़ी सी लेस डेवलप्ड रहती हैं। दूसरा अगर हम पर्सपेक्टिव पढ़ें, जैसे कि सियाटल में प्रोटेस्ट हुए थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट 1999 में, तो वो हम इससे हम ये बता सकते हैं कि वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ के भी कितने अगेंस्ट जा सकता है, जो कि अगर आप वर्किंग क्लास की पुअर कंडीशंस को देखो तो वो भी ग्लोबलाइजेशन तक कैसे पहुंच सकती है। तो 1999 में सियाटल में एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होस्ट किया था सियाटल ने, और उसमें प्रोटेस्ट काफ़ी हो गए थे, काफ़ी बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हो गए थे। और प्रोटेस्टर्स बेसिकली उन इश्यूज़ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जो वर्कर्स के राइट्स के इश्यूज़ हो गए, सस्टेनेबल इकोनॉमीज़ के, और एनवायरमेंटल सोशल इश्यूज़ वगैरह जो हो गए, उन इश्यूज़ पे वर्कर्स वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब नेक्स्ट आता है आपका, हम बात करते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का नेशन स्टेट पर। ठीक है, अब नेशन स्टेट्स के पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती हैं कि वो जितने भी हेजिमोनिक, अनजस्ट और प्लेथोरिक इकोनॉमिक इंजस्टिसेस हैं, जो कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इनफैक्ट डब्ल्यूटीओ जैसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये जो अनजस्ट चीज़ें की जाती हैं, जो अनजस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं, या इकोनॉमिक पॉलिसीज़, पार्शियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो नेशन स्टेट्स के बाहर उनको चैलेंज करने का बहुत ही लिमिटेड पावर्स रहती, ज़्यादा पावर्स नहीं रहती। बट ग्लोबलाइजेशन के अंडर हम ये कह सकते हैं कि नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी जो है वो लिम्बो में रहती है। ठीक है, लिम्बो मीन्स के मतलब फॉरगॉटन स्टेट में रहती है। ठीक है, फॉरगॉटन स्टेट में रहती है, या इग्नोर्ड भी कह सकते हो आप, कि एक इग्नोर्ड स्टेट में रहती है नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी, क्योंकि पावर जो है वो बेसिकली किसके हाथ में रहेगी। अगर आप सोचो, पावर ग्लोबलाइजेशन में किसके हाथ में रहती है, जो ज़्यादा फिनेंशियली पावरफुल होता है,
और जो फिनेंशियली पावरफुल कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो पावर जनरली उन्हीं के पास शिफ्ट कर जाती है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर बात करते हैं, एडम्स जो है वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो नेशनल गवर्नमेंट्स का ही एक सब्जेक्ट बन गई है, कि जहाँ पर सॉवरेनिटी वो अपनी अपनी सॉवरेनिटी नेशनल गवर्नमेंट्स देखती हैं, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो तो नेशनल गवर्नमेंट्स के हाथ में ही रह गई है। ठीक है, तो बेसिकली अब जितनी भी नेशनल गवर्नमेंट्स है वो सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी के बारे में सोच रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स हैं वो धीरे धीरे करके उन पे जो उनका कंट्रोल है वो ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जितनी भी ये सॉवरेनिटी गवर्नमेंट्स है, जो भी वो डेवलपिंग वर्ल्ड में करना चाह रही हैं, जो भी वो जैसे भी मैनेज कर रही हैं, जो भी वो डीकोलोनाइजेशन से ऑब्टेन कर पाई, पर अब वो चीज़ें काफ़ी इरोड होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ग्लोबलाइजेशन ने वैसे भी अगर आप देखो तो जितनी भी नेशनल गवर्नमेंट्स की पावर है उसे काफ़ी डिक्लाइन तो कर ही दिया है, और इनफैक्ट उनकी इकोनॉमीज़ को भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया है, और उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन कर देती है। तो ग्लोबलाइजेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो एक कंट्री दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को भी डिटरमाइन करती है। इतना पावर है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा कैसे फैलता है और कैसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, कि पॉलिटिक्स जो है वो आप हर जगह देख लो, पॉलिटिक्स आज की मार्केट ड्रिवन हो गई है। मार्केट ड्रिवन पॉलिटिक्स आप आज के टाइम में देख सकते हो। सबसे बड़ा प्रूफ है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स की बिल्कुल इनएबिलिटी है गवर्नमेंट की, कि वो अपना स्टेट्स जो है वो रन नहीं कर पा रहे ठीक से, या वो ऑफिस में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट्स को और ज़्यादा अच्छे से अपना नेशनल पॉलिटिक्स को मैनेज करना चाहिए, और इस तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि जो ट्रांसनेशनल मार्केट फोर्सेस के प्रेशर्स हैं उनको वो लोग झेल पाएँ और उनको वो अडेप्ट कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, उसकी वजह से पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग नेशन स्टेट का पढ़ेंगे, और वो हम लोग फुल कोर्स का पार्ट है तो वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ, ये थर्ड है आपका कल्चरल सॉवरेनिटी के बारे में। ये भी आप ऐड कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल सॉवरेनिटी, इसका क्या इम्पैक्ट है। तो देखो, अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव से देखें कल्चर होता क्या है, व्हाट इज़ कल्चर, तो कल्चर बेसिकली होता है आपका पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग। जो भी लोग एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में रह रहे हैं वो लोग क्या लर्न करते हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके कल्चर में। तो कल्चर एक ह्यूमन ग्रुप को दूसरे ह्यूमन ग्रुप से डिस्टिंग्विश करता है। कल्चर की वजह से एक ह्यूमन ग्रुप जो है वो दूसरे ह्यूमन ग्रुप से अलग हो जाता है। ये सब किस चीज़ की वजह से होता है? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कल्चर। तो एक पर्टिकुलर पर्सन का जो कल्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो उनके बिलीव्स हैं वो आ जाएंगे, उनका जो बिहेवियर है, रूल्स हैं उस बिहेवियर के वो आ जाएंगे, उनका लैंग्वेज आता है, फिर उनके रिचुअल्स आ जाते हैं, है ना, फिर आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, उनका पहनावा कैसा है, उनके ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनका स्टाइल ऑफ ड्रेस, सबके अलग अलग कल्चर के अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, और कैसे वो खाना बना रहे हैं तो फूड कुक करने का या अलग अलग टाइप के फूड वो उनका कल्चर में आता है, रिलीजन अलग अलग लोगों के कल्चर में आ जाते हैं, और जो उनके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं ये सब चीज़ें आ जाती हैं कल्चर में। तो कल्चर के काफ़ी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कल्चर जो है ये एक सिंबल पर बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे कि अलग अलग तरीके से आप रेफ़र करते हो अलग अलग चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से समझते हो, तो वो आपके कल्चर का पार्ट हो जाता है कि आपका अलग अलग
समझने का अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीका है। तो पहला तो आ गया आपका, इट इज़ बेस्ड ऑन सिम्बल्स। ठीक है, कि आपकी मान लो आपकी चाहे फीलिंग्स हो गई या कोई भी आइडियाज़ हो गए, हर इंसान का अलग तरीका होता है। फिर आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, या फिर आपका बिहेवियर है, या फिर इनफैक्ट आप कम्युनिकेट कैसे करते हो दूसरे पर्सन के साथ, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके कल्चर की, ये एक पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि कल्चर जो है वो शेयर्ड होता है। कल्चर इज़ शेयर्ड, मतलब इसका क्या हो गया कि अब एक ही सोसाइटी में काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो कॉमन बिहेवियर शेयर करते हैं और उनका वे ऑफ थिंकिंग भी सिमिलर होता है। तो वो किस चीज़ से होता है, वो होता है कल्चर की वजह से, कि आप सेम तरीके से सोचते हो, सेम तरीके के बिहेवियर होते हैं आपके आसपास के। ठीक है, तो ये सब आपका आता है कल्चर में। थर्ड चीज़ आपकी आती है कि कल्चर जो है वो लर्नड होता है। कल्चर इज़ लर्नड। लर्न का क्या मतलब हो गया कि लोग जो हैं वो बायोलॉजिकली बहुत सारे फिज़िकल ट्रेट्स उनके होते हैं, बिहेवियरल इंस्टिंक्ट्स भी उनके बायोलॉजिकली होते हैं, बट कल्चर जो है वो सोशली इनहेरिट किया जाता है। ठीक है, कल्चर जो है वो सोशली इनहेरिट किया जाता है। कल्चर इज़ सोशली इनहेरिटेड। ठीक है, तो एक पर्सन जो है वो किसी और दूसरे पर्सन का, जो कि दूसरी सोसाइटी में रह रहा है, उसका कल्चर लर्न करना चाहिए उसको। ठीक है, चौथी चीज़ आती है कि कल्चर होता है अडेप्टिव। अडेप्टिव होता है, कल्चर इज़ अडेप्टिव, मतलब कि लोग जो हैं वो कल्चर को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो दुनिया में जैसे बदलाव हो रहा है उन बदलाव में आसानी से फ्लेक्सिबली एडजस्ट किया जा सके और उस बदलाव में जल्दी से एडजस्ट कर लें और आराम से रह लें। तो उस वजह से लोग कल्चर को अडेप्ट करते हैं। तो कल्चर इज़ अडेप्टिव। अब ऑल्दो अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसी ह्यूमन सोसाइटी नहीं है जो कि कंप्लीट आइसोलेशन में रहें, तो अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, वो अपने कल्चर को शेयर भी करती हैं, एक्सचेंज भी करती हैं। इनफैक्ट सोसाइटीज़ का देखा जाए, उनके काफ़ी इंटरेक्शंस भी होते हैं दूसरी सोसाइटीज़ के साथ, क्यूरियोसिटी से भी होता है, और साथ में जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटीज़ होती हैं उनको अपने नेबरहुड से या आसपास से कुछ असिस्टेंस की भी कभी नीड हो जाती है। आप ही लोग जैसे अब हम लोग रह रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको अपने पड़ोसियों की भी नीड हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए। आप चाय पत्ती मांगने जाओ, चीनी मांगने जाओ, ठीक है, वो कभी कभी नीड पड़ जाती है, जैसे घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई, पड़ोसियों से मांग लो। तो ये क्या होता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज हो गया किसी तरीके का। तो आपको कोई भी सोसाइटी, बेसिकली कोई भी ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरीके से अकेला नहीं रह सकती है, कंप्लीट आइसोलेशन में नहीं रह सकती। आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको शेयरिंग करनी पड़ती है, तो वो आपका कल्चरल एक्सचेंज में ही आ जाएगा। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो बहुत लोग आप देखोगे कि जो कि सेम तरीके की टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ करते हैं, कि अगर आप एक ही तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ में क्या आ गया, आपका कार आ गई, टेलीफोन आ गया आपका, है ना, कि मेरे पास भी ये फ़ोन है, तेरे पास भी ये फ़ोन है, इस टाइप का। टेलीविजन्स आ गए आपके, स्मार्ट टीवी चल रहे हैं आजकल। और कमर्शियल ट्रेड हो गया, जैसे आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हो गई, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह हो गए, ये भी एक ग्लोबल कल्चर का ही फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी, दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्लोबल कल्चर, ये आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। दीज कैन बी मेड पार्ट ऑफ योर आंसर। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये भी आपके ग्लोबल कल्चर का पार्ट हो जाती है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि कल्चर जो है वो एक सिंगल सोसाइटी में नहीं रह सकता। अगर आप चाहो तो आपको अलग अलग सोसाइटी में वो शेयर होता ही होता है। तो कल्चरल एक्सचेंज जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है सोसाइटी को। अलग अलग सोसाइटीज़ अलग अलग आइडियाज़ एक्सचेंज करती हैं, अलग अलग लोगों का एक्सचेंज होता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सचेंज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आज के टाइम पे देखा जाए मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, तो वो तो पहले से ही मल्टीकल्चरल रहा है हमारा। मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम आज भी मल्टीकल्चरल है, उसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हम वेस्टर्न वैल्यूज़ जो हैं, जैसे रैशनैलिटी हो गई, वेस्टर्न वैल्यूज़ कौन सी, जैसे रैशनैलिटी, इंडिविजुअलिज्म, इक्वालिटी, ये सारी जो आपकी वैल्यूज़, वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, ठीक है,
एंड एफिशिएंसी, ये काफ़ी आपकी इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं। तो इनका एक्सेप्टेंस आप देखोगे, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड पर काफ़ी हो गया है, और ये सारे 20th सेंचुरी का एक ट्रेंड बन गए हैं, ठीक है। और ऐसा ट्रेंड है जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि ये हमारा मल्टी कल्चरलिज्म का पार्ट है, ये हमारा ग्लोबल कल्चर का पार्ट है। तो ये इम्पैक्ट है जो आपका आप कल्चरल सॉवरेनिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल सॉवरेनिटी के अंडर आप ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फुल कोर्स के लिए आप synopsisis.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। दिस इज़ PSIR कोर्स बाय मी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।